डेली आंसर शीट आपकी मंडे को मिलेगी। साइंस निकालिए, एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन ऑन है ना? ऑन। Now, Heman, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Same kind of plants grown and cultivated on large scale at a place is called Crop. That is crop. The first step before growing crop is Preparation. preparation of it. Damaged seed would Load. float on top. For growing a crop, sufficient sunlight and Nutrients. दो चीजें Water. हाँ, water and nutrients. Water and nutrients from the soil. Second question देखिए, match items in column A with column B. खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप को किससे मैच करेंगे? Paddy and maize. पैडी एंड मेज। ओके, रबी क्रॉप, Wheat, gram, pea. वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर, Urea. and superficials. यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। लवलेश, ऑर्गेनिक मैन्योर, Animal excreta, cow dung, urine and plant waste. एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा का मतलब है उनका जो शिट है, दैट इज एक्सक्रीटा। जैसे काउ डंग, यूरिन, एंड प्लांट वेस्ट। ओके, थर्ड, गिव 2 examples of खरीफ क्रॉप। Paddy and maize. जैसे PCMGS हमने बताया था, उसमें आप कोई भी लिखो, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप, Wheat, grams, maize, वीट, ग्राम हो सकता है। सर पी भी तो आएगा। दो पूछे तो दो, ठीक है, बीज भी लिख सकते हो। ओके, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। It is first step of agricultural practices. In this field is tilled, उसको क्या करते हैं? डग्ड करते हैं। कितना? अप्रोक्सीमेटली 1 फीट। कितना गहरा खोदते हैं? 1 feet. दैट इज
up to 1 feet. It is called, ये इतना होता है 1 feet, इतना खोदना पड़ेगा. It is called tilling. इसको टिलिंग कहेंगे. अब देखो और क्या लिखा जा सकता है, या फिर इसको प्लोइंग भी कहा गया. दिस मेक्स सॉइल अपसाइड डाउन, और एक्सचेंज जो न्यूट्रिशन ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे. दिस मेक्स सॉइल अपसाइड डाउन एंड द जो उसके बड़े बड़े क्रम्स होंगे उनको भी ये रिमूव कर देगा. एंड ब्रेक्स डाउन द बिग क्रम्स ऑफ सॉइल. बिग क्रम्स या क्रम्स कहा जा सकता है. मेक सॉइल अपसाइड डाउन. नाउ अब क्या किया जाएगा, नाउ सॉइल इज फील्ड इज लेवल्ड. फील्ड इज लेवल्ड. फील्ड की लेवलिंग की जाएगी. जब लेवलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, आल्सो द बिग क्रम्स ऑफ सॉइल इज रिमूव. तो बड़े बड़े जो टुकड़े होंगे वो ठीक नहीं है ना. आल्सो बिग क्रम्स ऑफ सॉइल इज रिमूव. उसको क्या करेंगे, ब्रोकन, तोड़ दिया जाएगा. नाउ बाय टिलिंग वी मेक द सॉइल पोरस. क्या हम उसे हवादार बना सकते हैं, एंड गुड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रूट्स के लिए. बाय टिलिंग वी मेक द सॉइल porous. It is good for passage of air. किस लिए है, passage of air up to roots. रूट्स को इससे हवा मिलेगी. अगली चीज क्या होगी, नाउ बाय लेवलिंग. और लेवलिंग करने से क्या होगा, द वाटर इरिगेटेड goes to each part of field. अगर टेढ़ी फील्ड रहेगी, लेवल नहीं रहेगी तो पानी एक ही जगह रहेगा. तो ये सारा प्रोसेस है. बाय लेवलिंग फील्ड वी इंश्योर. इससे हम क्या करते हैं कि जो वाटर है, वाटर गोज टू ईच पार्ट ऑफ फील्ड. इतना आपको ये सब लिखना हो, चाहे आप एक साथ लिखें चाहे अलग अलग, ये सब काम लिखना पड़ेगा. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ हम खुदाई करते हैं, अपसाइड डाउन कर देते हैं, मिट्टी को मॉइस्चर एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज हो जाता है. ये सब तो होता ही है. मिट्टी को हवादार बना देते हैं, एयरी बना देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लूज बना देते हैं. वी मेक द सॉइल लूज. नहीं तो जड़ें अंदर नहीं जा पाएंगी. जड़ को जाने के लिए भी आराम से मिट्टी जाएगी, वहीं जाएगी, रुक जाती. कोमल होती है जड़ें. अगली चीज देखो, सोइंग. वी कनोट एज सोइंग. When soil is prepared, then next step is putting seeds underground. Next step क्या होगा, is putting seeds under a layer of soil. हल्की सी लेयर चाहिए, 1 फीट नहीं, बस इतनी मिट्टी होनी चाहिए. Only good seeds give good crop. अच्छा सीड ही अच्छा क्रॉप देगा. Only good seeds produce good crop. इसके लिए क्या करना चाहिए, for this seeds are put in water.
वाटर में डालो। द सीड्स which float on water are of poor quality, और वो क्या नहीं करेंगे, and these will not germinate, उनमें टोकोप्लाज्म नहीं होगा, these will not germinate, वो हल्के सीड्स होते हैं, और जो भारी सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, क्या वो डूब जाएंगे। हेवियर सीड्स क्या होता है, गो डाउन इनसाइड या सिंक इन वाटर, पानी में क्या हो जाएंगे। हेवियर सीड्स which sink in water are of good quality, these will germinate, ये germinate करेंगे। The tools used, आरुष कौन कौन से tools यूज किए जा सकते हैं, used for sowing a सीड फनल, और दूसरा क्या है, सीड ड्रिलर और सीड ड्रिल। अगला देखिए, तीसरी चीज है वीडिंग। The unwanted plants which grow near the main crop, yes, which grow along with main crop are called weeds. वीड्स के एग्जाम्पल क्या हैं, गाजर ग्रास गोखरू ग्रास, या गोखरू, गोखरू भी बोलोगे तो ग्रास मानी जाती है, गोखरू। uprooting या removing these weeds is known as weeding. uprooting या removing weeds is called weeding. प्रियांश, वीडिंग हम हो से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हो से या मैनुअली भी कर सकते हैं, जो होता नहीं फावड़ा, ऐसा कर सकते हैं, या खुरपी। इट इज डन बाय खुरपी, खुरपी का दिखाया गया था कि नहीं, सो इट इज डन आइदर बाय हो। अगर हो से करोगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से निकलेगी, और खुरपी से करोगे तो जमीन में खोद खोद के निकाल लो। और खुरपी, क्योंकि इसमें बड़ी मशीन नहीं आप चला सकते हो। अब क्या फसल अभी उग रही है, वहाँ क्या तुम ट्रैक्टर चला दोगे, सारी फसलें डैमेज कर दोगे। जब हो जाती तब फिर कटाई होती। अब सिर्फ खुरपी ही तुम्हारे पास एक साथ है, सही है। Also, the chemical used for killing weeds is called weedicide, and example is 2,4-D. Chemical used for killing weeds is called weedicide. इसका एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D, ऐसे लिखना है, 2 के बाद कॉमा फिर यहाँ हाइफन रहेगा। अगला देखिए, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या है, दैट इज बीटिंग। क्या करना पड़ेगा, बीटिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑन स्टोन, इसको क्या कहेंगे, थ्रेशिंग। कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ शैफ,
फ्रॉम ग्रेन्स, ग्रेन्स में से यानी अनाज में से भूसा निकाल देना, इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड थ्रेशिंग By blowing air. बाय। Blowing air. तो विनोइंग। पहले तो हम पीटेंगे और फिर उसके बाद विनोइंग करेंगे। एक तो ये थ्रेशर का प्रोसेस है। देखो पहले क्या किया जाता था, अनाज को पीटा जाता था लकड़ी से या बैटन से। उसके ऊपर कई बार लोग क्या करते थे, हल्के बैटन को मार देते, पूरा अनाज पकड़ते थे, या उस पर बैटन मारो या पूरे अनाज को ही पीटो। फिर जब सब एक साथ भूसा और ये इकट्ठा हो जाए, फिर ऊपर से सूप से ऐसे ऐसे करो और पीछे से हवा चले। तो दो प्रोसेस है थ्रेशिंग में, एक बीटिंग एंड ब्लोइंग एयर, तभी तो अलग होगा। दो चीज करोगे तब होगा। और यह थ्रेशर ले लो, थ्रेशर दोनों काम एक साथ ही कर देगा। वो हल्का हल्का ग्राइंड करेगा, दोनों बिल्कुल चिपके नहीं है, वो आटा नहीं बना देगा, और इनके बीच में जगह है। हल्का हल्का ग्राइंड जैसे हाथ से नहीं करते हो, इतनी जगह रहेगी। और फिर उसके बाद जब वो गिरेगा तो पीछे हवा है। थ्रेशर में दोनों चीज एक साथ ही है। तो इसलिए तो क्या है बताइए, अर्लियर ट्रेडिशनल मेथड क्या है? अर्लियर जो क्रॉप इज हार्वेस्टेड, क्रॉप को किस पे भी किया जाता था बोलो? हार्वेस्टेड क्रॉप इज बीटन। हम लोगों ने वो वीडियो देखा था कि नहीं? एक में बीटन ऑन स्टोन, लार्ज स्टोन में बहुत सारे लोग एक साथ पीटते थे। एंड देन बाय ब्लोइंग एयर, जिसको कि विनोइंग कहते हैं, थ्रेशिंग इज डन, थ्रेशिंग इज डन। लेकिन अभी क्या आ गए हैं, नाउ इट इज थ्रेशर्स आर यूज्ड। ये लिए क्या यूज किए जाते हैं? थ्रेशर्स आर, इफ हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स आर इन ए सिंगल मशीन, तब उसे क्या कहेंगे? Combine. एक है थ्रेशर ही खरीद के ले आओ, पहले बनाओ, फिर थ्रेशर पहले होता था। अभी 10 साल पहले तक थ्रेशर अलग आता, अभी 4-5 साल से लोगों को कंबाइन का शौक लग गया कि कटते कटते ही गेहूं निकल जाए, वहीं इकट्ठा कर लेंगे। तो नाउ इट इज इफ हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का मतलब क्या होता है? कटाई। तो हेमंत, कटाई के साथ हम क्या करते हैं? इफ हार्वेस्टर इज कंबाइंड विद and thresher are in one machine, in single machine, अगर एक सिंगल मशीन में ही दोनों हो जाए तो उसे क्या कहें? then it is called combine, तब इसे combine कहेंगे। अब देखो, how fertilizers are different from manure, इसके बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया था। फर्टिलाइजर मैन्योर से कैसे डिफरेंट है, तो कुछ चीजें फिर से देख लें। फर्टिलाइजर और मैन्योर, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और जबकि इट इज प्रिपेयर्ड इन Farms. farms. Money is needed to buy it. और जबकि it is free of cost. It is made from chemicals, से किससे बनाया जाता है? It is made फ्रॉम, पहले तो किचन वेस्ट से घर में बना रहे हो, जैसे कि इनकी प्रत्युष की मम्मी करती हैं। किचन वेस्ट, काऊ डंग से बना सकते हो, फार्म वेस्ट, इन सब से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगली चीज, इट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी, ज्यादा यूज करोगे फसल जल जाएगी। इट कैन बी यूज्ड इन एनी अमाउंट, इट डज नॉट कंटेन
इसमें क्या चीज नहीं होती? ह्यूमस। बिल्कुल सही। ह्यूमस को ही ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, जबकि इट कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस, है ना? ह्यूमस ही तो ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा, इट डज नॉट इम्प्रूव, क्या नहीं इम्प्रूव करता? Soil. सॉइल टेक्सचर। छूने में अच्छी नहीं लगेगी मिट्टी जिसमें फर्टिलाइजर हो। और उस दिन तुम लोगों ने मिट्टी छुई थी, कितनी हल्की हल्की लग रही थी। सॉइल टेक्सचर। गार्डन की मिट्टी कितनी अच्छी लगती है, लेट जाओ। और जबकि इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, इट हैज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। थोड़े समय के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी फसल, ये जो जमीन है बंजर हो जाएगी, इनफर्टाइल। जो लोग ज्यादा करते हैं फिर जमीन अच्छी डूबी रह जाती है। सो इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इट इज नॉट गुड, इसके लिए अच्छा नहीं है। For microbes. और माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जबकि इट इज गुड For microbes. फॉर अर्थवॉर्म या फ्रेंडली माइक्रोब्स ना, मेनली तो अर्थवॉर्म ही होता है। इट does not increase water holding capacity of soil. It improves water holding capacity of soil. एग्जाम्पल इसके हैं NPK, पोटाश, अमोनियम सल्फेट, Super Urea. phosphate. ठीक कहते हो, सल्फेट, Urea. Super यूरिया, phosphate. सुपर Phosphate. Potash. फॉस्फेट, पोटाश लिख दिया। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं? Cow dung. काउ डंग नहीं लिखना, काउ डंग तो अभी ताजा गोबर ले आओ, Vermi compost. वो काउ डंग कंपोस्ट लिखो, उसको 2 साल रखना पड़ता है काउ डंग, तब जा उस वो जब 2 साल बाद फिर वो कंपोस्ट कहलाना, काला हो जाएगा वो। तो क्या लिखोगे? काउ डंग। Vermi. ताजी गोबर डाल दो तो इतनी गर्म होती है कि फसल जल जाएगी, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? काउ डंग कंपोस्ट वर्ड यूज करना, 2 साल बाद ही वो कंपोस्ट बनता है। ये वर्मी कंपोस्ट, सिंपली कंपोस्ट भी लिख सकते हो, जो सब्जी से आप बनाओगे। अगर आपने अलग से केचुए डाल दिए तो वर्मी कंपोस्ट, कुछ ना डाला तो भी वो गल जाएगी, तब सिर्फ कंपोस्ट कहलाएगी। 1 किलो केचुआ 70 रुपए का अमेजन में मिलता है। अगला देखो, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व्स वाटर। कल 9 बजे टेस्ट होगा आप लोग का। Now, irrigation. Giving water in proper amount. Giving water in proper amount To crops to crops in regular interval. इन लिख सकते हो at regular interval of time
हो सकता है 15-15 दिन में देना पड़े, कुछ फसलें होती है 20 दिन में भी देना, इतना ही है। रोज नहीं देना पड़ता, वो तो हम लोग के गमले हैं छोटे छोटे से, तो रोज देते हैं। मिट्टी एक बार गीली कर दो खेतों की तो खूब दिन तक गीली रहती है। इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड irrigation, इरिगेशन। इसके वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, मोट है, रैट है, चेन है, डेकली है, चेन पंप है, बट वो सारे ट्रेडिशनल है। और ये क्या पूछ रहा है, 2 methods which conserve water, so by drip system and sprinkler system and drip system water can be conserved। क्या वो एक्सप्लेन करने को कह रहा है क्या? और सिर्फ नाम बताने, सिर्फ नाम बताना। डिस्क्राइब कह रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इन दिस पंप टेक्स आउट वाटर। ये एक मोटर पंप है, इसके ऊपर लगा दो मोटर पंप। ये ऐसे मोटर पंप है, ये कहाँ लगी रहेगी, हमारे खेत पे लगी रहेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक एंड इसमें से पानी लेगा और दूसरे एंड से क्या होगा, पानी जाएगा, पंप ड्रॉज वाटर फ्रॉम नियर बाई वेल एंड द पाइप लाइन्स, ये क्या होता है, goes to field। there are small vertical pipe lines, जिसके ऊपर तुमने क्या लगा रखा है बोलो, ऐसे तुम्हें मालूम है स्प्रिंकलर होते हैं, वो ऊपर रहेगा उसमें से फिर फुहारा निकलेगा, ऐसे चारों तरफ ये ऐसे से पानी निकलेगा। और इसमें ये खेत है, इसको लिख लीजिए ये पंप है, और ये वाटर इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। सो इन दिस मोटर पंप, मोटर को ही वाटर पंप कहते हैं, ड्रॉज वाटर फ्रॉम नियर बाई सोर्स। अब कहाँ से वो लेती है, इससे लेना देना नहीं है, कहीं कहीं नहर होती है, कहीं कैनल है, कहीं रिवर है, वेल भी है, जिससे लेना हो ले, कौन से ले सकती है, लेकिन वो कहीं से लेगी, नियर बाई वाटर सोर्स, वाटर सोर्स से वो पानी ले लेगी। एंड अंडर प्रेशर, अगर प्रेशर नहीं होगा तो फिर तुम्हारे शावर्स भी नहीं चलेंगे। अंडर प्रेशर इट रूट्स वाटर, कहाँ रूट कर देती है, इट रूट्स वाटर टू फील्ड। सही है। स्मॉल पाइप्स आर अटैच्ड टू मेन पाइप, स्मॉल पाइप्स हैं ये सर। हाँ, इसके जगह लिख सकते हैं दिस परपेंडिकुलर पाइप्स आर, हाँ ये लिखेंगे, जो स्मॉल पाइप्स आर कनेक्टेड टू मेन पाइप एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। तो इस मेन पाइप इस किससे कनेक्टेड होगा बोलो, इस परपेंडिकुलरली connected to small pipes which are many in number। स्मॉल पाइप एक थोड़ी ना होगा, कई होंगे। और एट द एंड ऑफ स्मॉल पाइप के ये क्या कनेक्टेड है बताओ, रोटेटिंग नोजल्स, रोटेटिंग नोजल्स। ये स्मॉल पाइप है, स्मॉल पाइप्स हैं, ये मेन पाइप है। और ये क्या है बताओ, रोटेटिंग नोजल। सही है। सो main pipe is perpendicularly connected to small pipes at end of small pipes प्रत्युष क्या होगा बोलो, रोटेटिंग नोजल्स आर फिक्स्ड। हाँ, pipes rotating nozzles are fixed। प्रियांश ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कहाँ यूज होता है, सर वेल्स के पास, कॉफी गार्डन,
जो बुक में लिखा है वो कहाँ कहाँ पे होता है? चाय, टी के बागान, कॉफी के बागान, या कहाँ पे? हिली एरियाज में। देख लो वही लिखा, लास्ट लाइन पढ़ो, कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन coffee plantation and several other crops. और कौन सा लिखा? Several other crops. प्लांटेशन एंड हिली एरियाज वेयर ग्राउंड इज अनइवन, लेवल नहीं है तो वहां पर फुहारे से डालना पड़ेगा। एंड हिली, ये तो कौन सी बात हो गई? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकल का मतलब ही फुहारा होता है। और दूसरा कौन सा है? Drip system. ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भी यही सब है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मोटर लगी रहेगी और मोटर लगी होने के बाद वो पानी ड्रॉ कर देगा, और ड्रॉ करने के बाद जो दूसरा पाइप है वो जमीन में बस पड़ा रहेगा। ये देखो उसमें उठाना पड़ता है, उसमें क्या रहता है? जमीन में पड़ा रहेगा, बस छेद कर दिया जाएगा और उसमें से टप टप पानी गिरता रहेगा। आप चाहे तो इन सब में रोटेटिंग नोज, कुछ एक ऐसा नोजल लगा दें जो कंट्रोल करे एक बूंद गिरना है कि दो बूंद। छोटा छोटा कैप रहता है बस, उसी से टप 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 गिरता रहेगा। और ये जहां गिरेगा वहीं पर क्या होंगे? प्लांट के रूट्स में। सो इट, ठीक है, रिलीजेस वाटर ड्रॉप बाय, इट इज वेरी इकोनॉमिकल। क्यों वेरी इकोनॉमिकल है? क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप का पानी गिराना है, पूरा दिन गिराता रहेगा और अच्छी फसल भी होगी। वास्तव में रूट्स को ही पानी चाहिए। नाउ इन दिस, इसमें क्या होगा? इन दिस सिस्टम वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई सोर्स, जो भी तुम्हारे आसपास सोर्स हो जहां से तुम पानी लेते हो, विद हेल्प ऑफ पंप, विद हेल्प ऑफ पंप। नाउ थ्रू फ्लेक्सिबल ट्यूब, अब इसमें कुछ पाइप टाइप नहीं होगा, क्या होगा? फ्लेक्सिबल ट्यूब्स। इट इज रूटेड, इसको कहाँ रूट कर दोगे? टू फील, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? These pipes passes through, ये कहाँ से पास होते हैं? Passes near by roots, ये वहीं से गुजरेंगे जहाँ रूट होगी। पानी घर में भी ट्यूब होता है ना, बिछाते हो तो इसको कैसे बिछा दो? बस ऐसे बिछाते चले जाओ और वहां ले जाओ, वहीं एक छेद कर दो, पानी टप 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 गिरता रहेगा। पासेस कहाँ करेंगे बोलिए? नियर बाई रूट्स। So it releases and small holes are done. Holes are made there, which release, जो क्या करेंगे? Releases water drop by drop throughout the day. It is very economical. राजस्थान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। If wheat is sown, Arush, in Kharif season, what would happen? बोलो। अगर wheat तुम खरीफ का उगाओगे तो क्या होगा? अच्छे से नहीं होगी। हाँ, we know that each crop require correct temperature and moisture condition, ये दोनों चीजें चाहिए ना। किसी को ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, किसी को कम। रुई को कम मॉइस्चर चाहिए, इसीलिए रुई महाराष्ट्र की कॉटन। सबको करेक्ट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चाहिए। अब ये देखो व्हीट कैसी क्रॉप है? व्हीट इज रबी सीजन क्रॉप।
which require cold climatic condition. कैसा चाहिए इसे? Cold climate and single time rain. ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, एक बार बारिश चाहिए. And one time. 2 बार हो गई बारिश तो तुम्हारी गेहूं खराब हो जाती है. कभी न्यूज में सुनना ऐसा किसान लोग बोलते हैं में 2 बार बारिश. If it is sown in खरीफ सीजन तो क्या होगा? Then ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल रेनफॉल. कितनी रेनफॉल होगी? कई. मल्टीपल का मतलब समझते हो? मल्टीपल तुम्हें वर्ड ना याद रहे तो मैनी टाइम्स रेनफॉल. फॉल एंड वार्म कंडीशन. हमें कोल्ड चाहिए था, तुम उसे कैसा क्लाइमेट दे रहे हो? वार्म कंडीशन. इट विल गेट स्पॉइल्ड. क्या होगा? ये बर्बाद हो जाएगी. एंड जैसा हेमंत ने बताया, विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. जो जिस फसल का है, अभी तुम गर्मी में तरबूज खाओ तो तरबूज हेल्दी है, सर्दी वाले तरबूज खाओगे 1 दिन में लाते ही खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक से उग ही नहीं पाया. सीजन की चीज खाने में उसमें मजबूती रहेगी. सही है ना? इस पूरे आंसर को प्रत्युष बोल के दिखाओ. तो हैरानी की बात कर रही है. अच्छा अब परीक्षा का बोलिए, बिना देखे बोलो. एक बार पढ़ लो. रीड वाला. वन 2 3 एंड 7 क्वेश्चन करिए. 7 एक बार पढ़ लो. रबी व्हीट रबी सीजन की क्रॉप है, इसको विंटर क्लाइमेट चाहिए और 1 रेन चाहिए ना. इफ इट इज सोन, अगर इसको कब उगाएंगे बोलो? इन खरीफ सीजन. देन देयर आर मेनी टाइम्स रेनफॉल विल बी देयर एंड देयर इज वार्म कंडीशन. कोल्ड तो नहीं रहेगी ना, जैसा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में था वैसा तो नहीं रहेगी. इन दिस केस व्हीट क्रॉप विल गेट स्पॉइल्ड. क्या हो जाएगी? इट विल गेट स्पॉइल्ड. अदरवाइज जैसा हेमंत ने बताया, इट विल नॉट ग्रो प्रॉपर. इतना ही दिखना है कि रबी में उगती है तो ठंडा क्लाइमेट मिलता है. बाकी 1-2 दिन तो भर ही लोगे. मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, और 2 एग्जांपल है. मैं अपने लिख दे लिखे तो इनमें इसमें भी लिखे हैं. ठीक है. तो अगर बुक में ऐसा है तो आप ऐसा करिए कि 1 2 3 छोड़ दीजिए, क्योंकि कई के बुक में अलग अलग है. एक तो आप ये लिख दो 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कौन सा है? तो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है. इफ वी ग्रो व्हीट इन खरीफ सीजन, what will happen? What will happen? अब दूसरा काम क्या करना है? Write difference between fertilizer and manure. ये 2 काम करो. ठीक है.
हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन इन ए फील्ड। अगर हम लगातार फसलें उगाते जाएं तो सॉइल में कोई फर्क पड़ेगा। दैट इज हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड। In a field, देखो क्रॉप क्या करती हैं, क्रॉप टेक न्यूट्रिशन, किससे न्यूट्रिशन लेती हैं, न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिशन लेती हैं, ठीक है। सो if we continuously, लगातार grow crop in a field, एक फसल हटाएंगे कि दूसरी बो दी, खेत को 3-4 महीने छोड़ा जाता है ऐसे ही, फिर वो क्या हवा से जगह जगह से बैक्टीरिया से अपना न्यूट्रिएंट फुल कर लेती है। तो if we continuously grow crops in a field, then all nutrients of the soil क्या हो जाएगा बोलो, of the soil will get exhausted, exhaust का मतलब समाप्त हो जाना या depleted। इसमें से कोई वर्ड आप लोगों को पता है कि नहीं, एग्जॉस्टेड या डिप्लीटेड में कुछ पता है कि इसके सभी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एंड सॉइल डज नॉट गेट ए चांस, और सॉइल को तो तुमने मौका नहीं दिया, तुमने तो उसमें फसल पे फसल उगाते रहे, ठीक है। डज नॉट, फसल हो गई कैसे, है फसल हो गई कैसे जब न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो गए। अगर खत्म हो गए तो जो थोड़े थोड़े वो भी निकाल लो। आपको मालूम है 17 साल हो गए थे शाहजहां ने अपनी शादी मुमताज से की थी, उसी के नाम पे ताज में 17 साल में उसने 17 बच्चे पैदा कर दिए, अंत में मुमताज महल मर गई और उसके नाम पे ताजमहल बना दिया। तो लेडीज भी है तो उसको भी क्या है, उसको अगर उसके यूट्रस में जो बच्चेदानी अगर रेस्ट नहीं दोगे तो वो कैसे फलेगी फूलेगी, वो कमजोर होती चली जाएगी। वही चीज सॉइल का भी है, तो सॉइल डज नॉट गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट। क्या होगा, क्या वो अपने न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर पाएगी, खेत को खाली छोड़ो, डज नॉट गेट ए चांस टू रिप्लेनिश। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा बोलो, बोलिए, एंड सॉइल विल बिकम, अल्टीमेटली सॉइल क्या होगी, ultimately soil will become infertile। infertile जानते हो, नहीं जानते हो तो बैरन, बंजर हो जाए, अनुपजाऊ, बंजर समझते हो नहीं, तो वो अनुपजाऊ हो जाएगी। जैसे मैनचेस्टर में अमेरिका ने साल की 5 फसलें उगाई, 5-6 साल में उसकी जमीन रेत बन गई और 10-10 मीटर 3-3 मंजिल के रेत के गुबार उड़ने लगे और वहाँ के सब लोग शहर छोड़ छोड़ भागे। आज वो घोस्ट सिटी, भूतों का शहर आ गया। तो किसी जमीन पे अगर तुम लगातार फसलें उगाओगे तो उसका यही हाल होगा। समझ में आ गई बात? So soil will not get a chance to replenish. 9th question देखो. What are weeds? How can we control them? What are weeds? ये अभी हमने कराया है. How can we control them? Weeds are unwanted plants which grow along with main crop and compete, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं
with them for nutrients के लिए भी करेंगे, एयर के लिए भी करेंगे, वाटर के लिए भी करेंगे, एंड स्पेस, उनको जगह चाहिए कि भाई हमारी जड़ों को फैलना है, तुम किनारे तो, ठीक है। सो इफ वीड्स आर नॉट रिमूव देन मेन क्रॉप्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। यदि तुम इनको हटाओगे नहीं तो गाजर घरासी हाथ में मिलेगी, लास्ट में फसल नहीं मिलेगी। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तुम्हारी फसल इतनी बढ़ेगी, अगले दिन देखोगे इतना बढ़ गया वीड, रोकना मुश्किल होता है, इसीलिए तो बढ़ जाते हैं सबसे आसानी से। इफ weeds are not removed then main crop will not grow properly. Its examples are weedicide, gajar grass और दूसरा क्या है, गोखरू। तो इसको कैसे हटाएंगे? इट कैन बी आइदर रिमूव्ड विद खुरपी मैन्युअली और यूजिंग ए केमिकल 2,4-D कॉल्ड वीडिसाइड। इट कैन आइदर बी, अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी तो खुरपी का यूज करें, आइदर बी रिमूव्ड by using खुरपी, और केमिकली कैसे कर सकते हो, 2,4-D और केमिकल 2,4-D which is also called weedicide, जो कि क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। क्रॉप प्रोडक्शन के 7 स्टेप्स हैं, इनको वो कह रहा है अरेंज करो। preparation of soil first. तो अब ए में कौन सा लिखेंगे? 10th क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्या आएगा? preparation of soil, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्या है? Plowing the field. सेकंड है सोइंग, क्यों नहीं बोल रहे? sowing, अच्छा फ्लोइंग कर रहा है, सही, फ्लोइंग है, ठीक बोल रहा है। फ्लोइंग तो उसी का ही पार्ट है ना, मैन्योरिंग फ्लोइंग द फील्ड। फिर क्या करोगे? Manuring. sowing, सोइंग। फिर क्या करोगे? Manuring. दैट इज बीज गिर गया, फिर मैन्योर डालो, फिर irrigation, इरिगेशन, फिर Harvesting. harvesting, उस फसल को है, ये केन शुगर की एक गन्ने की खेती हो रही है, हार्वेस्ट कर लो। protecting from weeds, नहीं, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यहाँ कहाँ लिखा है प्रोटेक्टिंग? harvesting, वो है ही नहीं इसमें। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सर मैन्योर पहले नहीं हुआ मैन्योरिंग तो हो गया, इरिगेशन। मैन्योरिंग सोइंग से पहले। सर, बीज डाल देंगे तो फिर मैन्योर हाँ। पहले मिट्टी को तैयार कर लेंगे। मैन्योर ऊपर से डाल दिया जाएगा। मैन्योरिंग का अलग है, तीसरा स्टेप। डाल दिया, बीच में या बाद में मैन्योर डालते हैं, किनारे से, ठीक है। और सेंडिंग क्रॉप टू, वीडियो में दिखा देंगे, जहां पर फसल उग रही है उसके किनारे मैन्योर डाला जाता है। रूट पे डाल दोगे फसल जल जाएगी, रूट पे कभी दूर में डाला जाता है मैन्योर, ऐसा होता है। जब मेड़ बन जाती, देखा है आपने मल्चिंग वाली फील्ड, तो किनारे मैन्योर डालते हैं, ऐसा। ओके ना, इतना ही रखिए, इसी को तैयार करके आइए। तुम्हारा भी यही बुक है ना? बुक किसी की चेंज है क्या? बस इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड, और बाकी सब वही है ना? संस्कृत है अलग, संस्कृत अलग है, संस्कृत करा रहे हैं। एनसीईआरटी में सोशल साइंस और मैथ्स है। है ना? हाँ, तीनों से ना, बाकी सब 9th में जाके सब समझ आएगी।